So today we are taking some important numericals of electricity based on the resistance and other topics. So we have our first question. Suppose if I am saying there is a wire like this, okay, and we have to find out the net resistance across A and B. तो ये एक ए एन बी वायर है और ये इस तरीके से पूरी अटैच है और हमने बीच में ऐसे सर्कुलर कर रखी है। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है आधा सेमी सर्कल वाला, ठीक है, ये भी मेरे पास 2R है, और ये जो मेरे पास नीचे वाला है ये भी मेरे पास 2R है। तो ये मेरे पास दो 2R है, मतलब ये भी 2R है और नीचे वाला भी 2R है। तो ये मेरे पास दो 2R है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 2R और ये 2R है तो अब कह रहा है कि बताओ ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा। ठीक है। तो यहीं पर ही वैसे टू आर तो चलो मैंने बता दिया, लेकिन कभी कभी वो एग्जाम में ऐसे भी बोल सकता है कि आपके पास एक एक वायर है जो कि बेंड कर रखी है और जिसका रेजिस्टेंस क्या है 4R। तो ए और बी के बीच में बताओ, तो अगर ये 4R भी होता, तो अगर ये पूरा 4R है मान लो सर्कुलर वाला, अगर ये पूरा 4R होता, राइट, तो ऑफ कोर्स सी बात है, मैं ए और बी के बीच में बताना, तो इसका आधा हिस्सा कितना होता, सिर्फ 2R, और इसका भी आधा कितना होता 2R। तो ये 2R और ये वाला 2R ये आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब हम इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरीके से। वो देखने में सर्कुलर है लेकिन इसका मतलब एक तरह से ऐसा ही तो है, रेजिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। मान लो वो आर देता तो फ्री हो जाता, R/2 R/2। 2R देता तो R हो जाता, 4R दिया है तो 2R हो गया, आधा हो जाता है हमेशा। और ए और बी के बीच में बताना है। तो अब अगर ये भी 2R है और ये भी 2R है तो इसका मतलब ये पैरेलल में है या सीरीज में है, ऑफ कोर्स ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या है, दोनों सेम है तो उतनी जितनी ब्रांच होती है उतने से डिवाइड हो जाता है, 2R/2 हो जाएगा तो R आएगा। और अगर ऐसे नहीं आया तो हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ऊपर क्या है 2R और ये भी क्या है 2R, राइट। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2R, वी कैन टेक कॉमन 2R मतलब एलसीएम। तो ये हो जाएगा 1+1 2, तो 2 से 2 कट गया। तो ये क्या बचा 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R। इसका मतलब भाई यही तो मैंने बताया, जितना भी हमारे पास सेम होता है उतनी ब्रांच से डिवाइड कर देते हैं अगर ये सेम सेम है तो। ठीक है, इसलिए आर आया, इसका मतलब ए और बी के बीच में आर आएगा रेजिस्टेंस, इजंट इट। सो नाउ वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। तो ये आपके सामने एक सर्किट दे रखी है, राइट। तो ये एक बैटरी दे रखी है या सेल आप बोल सकते हैं, इसे 2 वोल्ट का है। यहाँ से करंट निकल के आ रहा है और ये रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। तो अब ये बोल रहा है कि अब आप बताओ इसके अंदर जो ये आई आ रही है, आई कितना आ रहा है। तो हमें आई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें पता है आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो वी दे रखा है आपको, लेकिन अब आपको आर टोटल तो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब हमें आर टोटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस आर का मतलब है पूरी सर्किट का आर। अब हम आर निकालते हैं, तो देखो ये सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो देखो ये वाला 30 ओम, ठीक है ना भाई, हमें पूरी सर्किट का निकालना है ना, और ये वाला 30 ओम। तो ये दोनों तो कहीं पे डिवाइड हो ही नहीं रहा, मान लो यहाँ पे कुछ करंट एंटर करा, तो ये करंट तो कहीं जाएगा ही नहीं भाई, तार को मोड़ ही तो रखा है, मोड़ने से थोड़ी कोई सीरीज पैरेलल होता है, आई मीन पैरेलल होता है। तो ये पूरा का पूरा आपस में एक ही तो है, तो ये 60 30+30 कितना हो जाएगा भाई, ये वाला ए सी और ये वाला सी बी। तो ये आपस में एक सीरीज में ही तो है, क्योंकि कहीं करंट कहीं पे वो ही नहीं हुआ, लेकिन अब डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ए सी प्लस का बी सी, तो ये आपस में क्या है, सीरीज में है, और सीरीज में तो प्लस हो जाता है रेजिस्टेंस, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 30+30, ये हो जाएगा 60 ओम। ठीक है। अब एक तरह से इतना हिस्सा पूरा मेरा क्या हो गया, एक ये 60 हो गया है। ठीक है। लेकिन अब ये वाला 30 ए बी वाला, अब ए बी वाला और ये पूरा ये वाला इस साइड, ये पूरा 60 हो गया ना एक तरह से। और अब ये वाला 30, तो ये वाला 30 और ये वाला 60 आपस में सीरीज में या पैरेलल में है। ऑफ कोर्स ये पैरेलल में है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ पे जहां मैंने बताया था पैरेलल दिखने से नहीं होता है, डिवाइड होने से सीरीज और पैरेलल पता लगा जाता है। सो इट मीन्स आई कैन से द कैपिटल आर अगर मुझे निकालना होगा तो मतलब 1/R भी लगा सकते हो आप तो, लेकिन हम ऐसे भी तो करते हैं, क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद यही बनता है, 30 × 60, 30+60, राइट। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 20 ओम। तो ए सी एंड सी बी एक ही वायर है, कोई डिवाइड तो हुई नहीं है उसमें।
ठीक है। तो ठीक है, ये मैंने वही करा है, जैसे मतलब वैसे फॉर्मूला भी लगाते पैरेलल वाला तब भी तो यही आता 30 × 60। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक चीज होती है ना, तो इस तरीके से करते तो वही R1 R2 और R1 प्लस का R2, तो यही आता है मेरे पास। ठीक है, तो 20 ओम आ चुका है। अब तो हमने पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना निकाल लिया, 20 ओम निकाल लिया। तो अब बस I इज इक्वल टू वी आर लगाना है, तो I निकालना है, तो V कितना था मेरे पास 2 वोल्ट, और R कितना हो गया टोटल अब 20 ओम। तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 एम्पियर करंट चल रहा था सर्किट में, राइट। तो बस आपने क्या करा, इस पूरे का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला और I इज इक्वल टू वी बाई आर कर दिया, आंसर निकल के आ गया, राइट। ये वही फॉर्मूला है पैरेलल वाला। गॉट इट, सिंपल है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ये मेरे को ईएमएफ दे रखा है, राइट। तो ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ मुझे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जैसे हम बोलते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ है 60 वोल्ट। R1 क्या है मेरे पास 18 वोल्ट, R3 5 वोल्ट, R2 10 वोल्ट, और ये R4 दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, अभी के लिए ईएमएफ को आप एक तरह से वोल्टेज मान के चलोगे, ठीक है, राइट, एज ऑफ नाउ। तो बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। तो इस वाले पोर्शन के लिए हमें 60 वोल्ट दे रखा है और आपको बहुत सारे R1 R2 R3 R4 दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। अब वोल्टेज ड्रॉप का मीनिंग है भाई, किसी के रेजिस्टेंस के होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है I इंटू आर, मतलब वही वोल्टेज आपको निकालनी है। तो आई इन, जैसे मान लो अब क्वेश्चन में अगर मैं बोल रहा हूँ यू हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, तो R1 के अलोंग मुझे वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है। इसका मतलब इसके अंदर जितना करंट है और जितना रेजिस्टेंस है, इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वही तो V बनेगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर, वही मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप है। रेजिस्टेंस की होने की वजह से वोल्टेज में ड्रॉप आता है, तो इसीलिए मेरे पास उसी को, तो हमें अब करंट तो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब हमें करंट निकालना पड़ेगा। अब करंट अगर निकालना पड़ेगा तो फिर करंट का जो फॉर्मूला होता है वो तो V बाय आर होता है। लेकिन अब यहाँ पे ईएमएफ दे रखा है जानबूझ के, तो मैंने बताया था आपको वही कंसिडर करके चलना है। तो V बाय आर बोलो चाहे ईएमएफ बाय आर बोलो, वो एक ही बात है। ठीक है, तो ईएमएफ दे रखा है तो ठीक है, तो छोटा सा माइन्यूट सा फर्क होता है, वो पढ़ेंगे हम आगे। तो अभी के लिए ईएमएफ बाय आर वैसे मैंने बताया भी था। तो ईएमएफ अपॉन में आर है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास एक चीज ध्यान से सुननी है, ये जो R3 है मेरे पास यहाँ पे और ये जो R4 है, तो ये जितना करंट इसमें एंटर करेगा तो वो करंट तो कहीं पे डिवाइड हुआ ही नहीं, तो वो करंट चलता जा रहा है, मुड़ने से थोड़ी कोई करंट डिवाइड होता है। ठीक है, ये टर्न हो रहा है तो टर्न से कोई डिवाइड थोड़ी हुआ। इसका मतलब ये वाला R3 और ये वाला R4 आपस में क्या है, सीरीज में है। तो ये R3 और R4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो R34 मान ले। तो इसका मतलब, क्योंकि हम करंट जब तक निकाल नहीं पाएंगे जब तक हमें टोटल रेजिस्टेंस ना पता हो, तो R34 कितना हो जाएगा, 5 + 10 15 ओम हो गया। ठीक है, अब ये R34 और ये R2 देखो, ये दोनों तो पैरेलल में है। मान लो भैया, अब ये R3 और R4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो अब R3 और R4 को मैं एक मान लूं। तो इसका मतलब अगर मैं इसे एक सेकंड के लिए रब करता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने अब इस वाली वायर को हटा दिया, R3 और R4 को मैंने अब एक मान लिया, ठीक है ना भाई। R3 और R4 को अब मैंने प्लस कर दिया, तो वो एक बन गया ना एक तरह से। तो ठीक है, अब वो एक बन गया, यही अब क्या बन गया है, R3 and 4, और ये कितना बन गया, 15 ओम। ठीक है, मैंने मॉडिफाई कर दिया, ऐसे कर सकते हैं। अब ये R2 और ये R34 आपस में सीरीज में या पैरेलल में है। देखो करंट आएगा तो दोनों में डिवाइड होगा, मैंने बताया था जब भी करंट डिवाइड होगा तो वो पैरेलल माना जाता है। इसका मतलब अब ये पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, वही। तो ऊपर वाला, अगर मुझे अब क्या निकालना है, मुझे R234 निकालना है, तो ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या लग जाएगा, 10 × 15, वही पैरेलल वाला फॉर्मूला, और ये लग जाएगा 10 + 15, राइट। 1/R1 + 1/R2 करता तो यही बनता है। 10 + 15 150 होता है, और 10 × 15 150, 10 + 15 वो 25। तो ये कितना हो जाएगा, 6 ओम हो गया, राइट। अब इसका मतलब इतना पूरे का हिस्से का मेरे पास कितना रेजिस्टेंस आ चुका है, तो इतना आ चुका है मेरे पास 6 ओम। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब ये वाला 18 ओम और अब ये यहाँ पे पूरा का पूरा रेजिस्टेंस बन चुका है 6 ओम,
तो ये अब सीरीज में हुए या पैरेलल में हुए, क्या लगता है? देखो अब ये 18 ओम, और अब हमने इस पूरे को, जहां पे मैंने सर्कल बनाया है, ये पूरा का पूरा जो मैंने सर्कल बनाया, अब इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया है? 6 ओम हो गया, क्योंकि हमने निकाल लिया 2 3 4। तो अब ये पूरी वायर एक हो गई ना, इसको एक इमेजिन करो। सपोज दिस इज ओनली वन वायर, तो इसका मतलब अगर मैं इसे मॉडिफाई करूंगा तो कैसा लगेगा? ये इमेजिन करना सीखें। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मान लो ऐसे करता हूँ, तो देखो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही वायर तो बची, और वो वायर कौन सी बची? सिर्फ यही बची। तो अब यही वायर तो है वो 2 3 4, R2 3 4, क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, पूरा एक निकाल लिया ना, अब 6 ओम निकल के आया ये। तो अब जरा बताओ, ये R1 और ये R2 3 4 सीरीज में लग रहा है या पैरेलल में? क्या कहीं पे करंट डिवाइड हो रहा है अब? तो नहीं हो रहा। इमेजिन करना सीखो, वो कि अगर तुमने उन दोनों को एक कर दिया तो इमेजिनेशन देखना है यहाँ पे। तो अब ये वाला R1 और ये वाला ये सीरीज में है, कहीं पे करंट डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो अब बस ऐड कर दो। तो 18, इसका मतलब अब क्या निकाल रहे हैं हम? R12 3 4 निकाल रहे हैं। तो R12 3 4 कितना हो जाएगा? 18 + 6, ये 60 निकल के आ गया ना। तो पीछे से सॉल्व करते हुए आते हैं और वहां तक लेकर आते हैं जहां तक वो मेन सर्किट है, जहां तक बैटरी है। तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा? 24 ओम। तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? कहीं और रेजिस्टेंस तो है ही नहीं कुछ, सारे रेजिस्टेंस सॉल्व हो गए। तो आर इक्विवेलेंट 24 ओम आ गया। तो अब जरा बताना करंट कितना आएगा फिर? करंट इज इक्वल टू कितना होता है, मैंने पहले ही लिख रखा है, ईएमएफ बाय आर। तो ईएमएफ बाय आर, ईएमएफ कितना है? 60, और ये आपने आर अभी निकाल लिया 24। तो ये 60/24 कितना हो जाएगा? तो 24 और 24 ये कितना होता है मेरे पास? 48, और ये 48 में हमें 12 वॉट दे रखा है, तो ये इसका हो जाएगा 2.5। एम आई राइट? क्योंकि आधा बचा ना फिर 12। तो 2.5 एम्पियर मेरे पास आ गया करंट। लेकिन हमें उसने क्वेश्चन में क्या बोला था? हमें तो क्या निकालना है? पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है इसमें, R1 में। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर मुझे R1 में निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? V इज इक्वल टू आई आर। तो V1 = R। अब भाई करंट तो सेम रहता है, मान लो ये पूरी सर्किट है, जितना भी करंट जा रहा है, तो अभी तुम राइट नाउ देख रहे हो तो करंट सेम ही रहता है सीरीज में। सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है। तो इसमें कितना करंट जाएगा? उतना ही करंट जाएगा, तो I × R1। तो I1 अभी कितना निकाला हमने? 2.5। और ये R1 कितना है मेरे पास? 18 ओम। तो ये कितना हो जाएगा? 18 × 2 = 36। तो ये हो जाएगा 45 वोल्ट। इसका मतलब इस R1 के अंदर कितना पोटेंशियल आ रहा है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? तो वही है 45 वोल्ट। बस लैंग्वेज का कंफ्यूजन है, बाकी इसमें कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। ऐसी अगर ये हमें इस पूरे में R2 3 4 के अंदर बोलता तो भी हम निकाल लेते। आई इंटू में ये वाला R, तो ये इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब V इज इक्वल टू आई आर निकालना था, बात खत्म। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 3 3 नंबर के अंदर, टिपिकल वाले भी माने जाते हैं थोड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहा है ये किसी ने ए बनाने की कोशिश करी है, ए। ठीक है। ऐसे अब आपको पूरा ए और बी के अक्रॉस टोटल आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अभी आपके सामने टोटल रेजिस्टेंस 5 रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, R1 R2। ठीक है ना? एक R1 ये रहा, एक R2 ये रहा, एक R3 R5 है, R4 है। तो आपको ए और बी के अक्रॉस जितने भी रेजिस्टेंस है उनको एक बनाना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको ए और बी के बीच में निकालना है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द लेटर बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द लेग्स बिटवीन द ए एंड बी। तो ए एंड बी के अराउंड आपको टोटल नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो ये सारे मेरे पास रेजिस्टेंस है, हाँ ऑफ कोर्स विदाउट वैल्यू नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स जब लेंथ सेम होते हैं तो रेजिस्टेंस भी सेम होते हैं, तो इक्वल इक्वल करा गया है। तो मान लो ये सब 10 सेंटीमीटर के हैं, तो इनकी रेजिस्टेंस भी आपको कितना दे रखा है? 10 ओम दे रखा है। ठीक है। तो ये जितने भी रेजिस्टेंस हैं, चाहे वो R1 है, R2 है, R3, R4, R5, वो सब आपको 10 दे रखे हैं। तो हम देखो कैसे निकालेंगे। देखो एक चीज बहुत सिंपल सी है, R2 और R3 में कोई डिवीजन तो है नहीं, तो ये क्या हो गया आपस में सीरीज में, R2 और R3। तो R23 निकल जाएगा। ठीक है, अब ये एक बन गया। अब R23 और R5, भाई ये वाला और ये दो मिलके तो एक बन गए थे। तो अब ये दोनों पैरेलल में हुए, सीरीज में पैरेलल में हुआ। R23 और
R5, ये आपस में क्या है, पैरेलल में हुए, हम इसका टोटल निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे पूरा एक बन गया ये, मतलब R5 जैसा पूरा एक आ गया यहाँ पे, अब एक पूरा एक। अब ये R1, R235 और R4, अब ये सीरीज में हुए या पैरेलल में, इमेजिन करो ये पूरा एक है अब। तो R1, R235 एंड R4 ये आपस में अब कैसे हो गए, सीरीज में। तो बस हम निकाल लेंगे ऐसे। यस, तो कोशिश करते हैं चलो इसको निकालने की। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये R2 और ये R3 आपस में कोई पैरेलल में तो है नहीं, क्योंकि कोई पे करंट डिवाइड नहीं हुआ। जितना करंट इसमें आएगा उतना ही करंट यहाँ पे जाएगा ऐसे। तो करंट सेम है, तो रेजिस्टेंस भी सेम, आई मीन सीरीज में। तो R23 निकालते हैं। तो R23 कितना है, ये भी 10 और ये भी 10, तो कितना हो जाएगा 20। तो ये अब मिलके क्या हो गए, ये एक हो गए अब। ठीक है, अब ये पूरा 20 है और ये पूरा 10 है। तो ये 20 और ये BD वाला R5 ये भी 10 है। तो 20 और 10 को पैरेलल में करते हैं तो वो कितना हो जाएगा। तो 20 और 10 अगर मैं 1/R वही करूंगा, तो 1/20 प्लस 1/10, आप ऐसे भी कर सकते थे, 20 इंटू में 10 अपॉन में 20 + 10। तो वो कितना हो जाता मेरे पास फिर, इट वुड बी अराउंड, मतलब एक जीरो से एक जीरो कट जाती है, मतलब 200 अपॉन में 30 आता ना, एक जीरो से एक जीरो कट जाती। तो 20 अपॉन में 3 आ गया, राइट। तो 20 अपॉन में 3 आ गया मेरे पास, ये पूरा का पूरा R235, राइट। R235 मेरे पास कितना आ गया, 20 अपॉन में 3 आ गया R235। तो अब ये पूरा मिलके कितना है, इतना हिस्सा। तो अब ये 20/3 है, ठीक है भाई। अब ये 20/3, R1 और R4 आपस में क्या है, पूरा का पूरा ये सीरीज में अब। तो अब हम, अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है R इक्विवेलेंट A और B के अक्रॉस, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R235 प्लस R4। तो ये कितना है, ये भी 10 था, सारे क्वेश्चन तो मतलब 10 के थे। R235 आपने अभी निकाल लिया 20/3, और ये 10। तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, ये 10 प्लस 20/3 प्लस 10। तो इसका एलसीएम तो आप ले ही लोगे, ठीक है। तो बस जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, 10 + 10 20, 20 प्लस का 20/3। तो निकाल लेना, बहुत सिंपल है, राइट भाई। 20 + 20/3, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्रॉस, मान लो अगर मैं यहाँ पे 3 भी लेके चलता हूँ, तो थोड़ा सा मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रॉस ही कर लेते, तो ये हो जाएगा मेरे पास 60, ये हो जाएगा 20 और ये बचेगा मेरे पास 3। तो 80/3 आ जाएगा, राइट। तो 80/3, तो इट वुड बी अराउंड 26 समथिंग। तो बहुत सिंपल है। तो सिंपल है, आई होप इस टाइप के क्वेश्चन भी हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है कि हमारे पास मान लो कि बहुत सारे रेजिस्टेंस थे, ठीक है। तो बहुत सारे जो रेजिस्टेंस है उनको हमने, मतलब एन रेजिस्टेंस है मान लो, तो बहुत सारे रेजिस्टेंस लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है हमारे पास, एक जैसे, ठीक है। तो अब वो लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं उनको सीरीज में। तो जो हमारा रिजल्टेंट आया वो आया एक्स ओम, सीरीज में लगाने से। सीरीज में लगाने से जो टोटल नेट निकल के आया वो एक्स ओम आया। फिर उसी तरीके से हम वही रेजिस्टेंस को जो हमने पैरेलल में लगाया, तो पैरेलल में लगाते लगाते फिर वो क्या बन गया मेरे पास, वो बन गया वाई ओम, ठीक है। तो हमने बहुत सारे एन रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए तो एक्स ओम आया, पैरेलल में लगाए वाई ओम, तो पैरेलल में लगाया तो वाई ओम निकल के आया। तो अब ये बोल रहा है कि तो बताओ एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल टू व्हाट। तो एक्स और वाई कितना आना चाहिए, मतलब R² R³ R⁴ क्या आना चाहिए, ठीक है। वो एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस जो है उनको आप R मान लो। तो अब ये पूछ रहा है कि बताओ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, R² R³ R⁴ तो क्या आना चाहिए, क्या लगता है, ट्राई योरसेल्फ। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन आया ना हमारे पास, आई नो तुम ट्राई जरूर करोगे, और लेकिन इससे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं कर रखे तो हम नहीं कर पाते हैं यूजुअली। तो देखो ये एन आइडेंटिकल है, तो अब वो उसका रिजल्टेंट एक्स है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, तो ये रिजल्टेंट सीरीज में तो एक्स ही रहता है। रिजल्टेंट है ना, ये बोल रखा था, ये रिजल्टेंट आया है एक्स, और वो एन टाइम्स तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, R+R+R+R।
ऐसा करके लिखता जाऊंगा राइट। तो वो एन टाइम्स तक चले जाएगा। तो अब अगर एन टाइम्स तक जा रहा है तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, आर आर के टर्म्स में क्या ना इसे एन आर। भाई अगर मैं बोलता हूँ 5 + 5 + 5 + 5 वो कम से कम 10 बार है, तो मैं उसको ऐसे ले सकता हूँ ना 5 × 10, तो वो 50 आएगा। एम आई राइट? भाई 5 × 10 बोलो या 5 + 5 + 5 + 5 + 10 बार करते जाओ, तो इसलिए वो नेट रिजल्ट कितना आ गया, तो वो एन आर आ गया ना। इसी तरीके से अगर मैं वाई वाई मेरे पास यहाँ पे रिजल्टेंट है पैरेलल में, तो रिजल्टेंट क्या आता है मेरे पास 1/y, ये रिजल्टेंट 1/r लिख देते हैं हम। अब उसको हमने पैरेलल में लगाया तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास R1, मतलब R1 नहीं, सारे के सारे आर ही तो हैं। तो ये 1/r 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 ऐसे करते करते वो एन तक जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा n/r, राइट। तो ये मेरे पास n/r हो जाएगा। तो जब ये मेरे पास n/r हो जाएगा तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा फिर, तो ये y इज इक्वल टू r/n हो जाएगा। एम आई राइट? तो y शुड बी इक्वल टू r/n। तो x मेरा nr है और y मेरा r/n है। तो अब ये एक्स वाई आपने निकाल लिया, तो x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, एन आर, रिजल्टेंट आया था सीरीज के लिए, और y के लिए क्या रिजल्टेंट आया, r/n। तो n से n कट जाएगा ना, तो इसका मतलब एक्स वाई कितना आ जाएगा मेरे पास, r²। तो इसका मतलब x सीरीज का रिजल्टेंट इंटू में पैरेलल का रेजिस्टेंस, तो वो बन गया मेरा r का स्क्वायर, इजंट इट। तो इस तरीके से भी हम चीजें निकालते हैं, सिंपल है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत इजी है वैसे तो। ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी का मतलब, ये रो का मतलब क्या है, नेचर जो डिसाइड करता है नेचर पे, राइट, जिस मटेरियल की वो होती है। और एल अपॉन में लेंथ अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस तरीके से जो होता है हमारे पास। तो ये मेरे पास वायर की लेंथ लेंथ है ये, और ये ए का मतलब क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ए का मतलब। और ये जो रजिस्टिविटी है रो, इस रो का मतलब क्या है, जो नेचर को डिसाइड करता है। हर किसी मटेरियल का अपनी एक कंडक्टिविटी है ना, कि कुछ जैसे कॉपर अच्छा करंट फ्लो करवाता है, और वुड जो होता है वो नहीं करवाता है। तो ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपको दी जाती है जो कि नेचर को डिसाइड करती है, राइट। सी नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि r इज इक्वल टू रो एल बाई ए पे बेस्ड है। तो टू स्क्वायर मेटल प्लेट्स हैं हमारे पास जो कि सेम थिकनेस के हैं, सेम मटेरियल के हैं। ठीक है। टू साइड, दिस साइड बी, बी की जो साइड है वो ट्वाइस है ए से। ठीक है, लेकिन थिकनेस इसके पीछे की जो साइड होगी वो ऑलमोस्ट सेम कह रहे हैं, राइट। तो ओके, फाइन। तो अभी ये हमसे बोलना चाह रहे हैं कि हमें रेशो निकालना है आर ए अपॉन में आर बी का। तो अगर हमें आर ए और आर बी का रेशो निकालना है तो हमें पता है मटेरियल अगर सेम है तो रेजिस्टिविटी तो सेम होनी है। तो रो एल बाई ए लगेगा इसके लिए, डिवाइडेड बाय, अब इसके लिए क्या लगेगा रो, अच्छा इसकी लेंथ इससे ट्वाइस है ना, तो अगर इसकी लेंथ इससे ट्वाइस है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 12 अपॉन में ए, राइट। तो ए डैश इसका कुछ अलग हो जाएगा नया, लेकिन लेंथ तो टू है इतना हमें पता है। ठीक है, रो से रो कट गया, ठीक है भाई, और एल से एल भी कटेगा भी। लेकिन अब एरिया जो देखा जाए तो एरिया स्क्वायर का कैसे निकालते हैं हम, एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ इंटू में ब्रेथ है, एक्चुअली क्वेश्चन में ही उसने बोल रखा था कि ब्रेथ जो है वो हमारी सेम है। ठीक है। तो उसने हमें क्या बोला कि एक तरह से मतलब ये समझ के चलो कि ये जो ब्रेथ है इसकी, ये ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। तो अगर इसकी ब्रेथ मतलब वो फिर स्क्वायर नहीं रहेगा, आई नो दैट, लेकिन उसने खुद ही बोला कि ब्रेथ अगर सेम है बस लेंथ डबल है। तो बस अब हम क्या करेंगे, तो एल को तो एल रहने देंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो मान लो ये लेंथ इंटू में ब्रेथ है, और डिवाइडेड बाई ये 12 था, तो इसका भी एरिया, ये एरिया कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 12 अपॉन में ब्रेथ। तो ब्रेथ तो सेम ही कुछ ना क्वेश्चन में ही बोल रखा है। ठीक है। तो ब्रेथ अगर सेम है तो एल से एल कटा, तो फिर मेरे पास ये क्या हो जाएगा, सो सारी ही चीजें कट जाएंगी फिर तो, और ये टू से टू भी कट जाएगा। तो फिर तो यहाँ पे ऐसा कुछ बचा ही नहीं, सारी चीजें ही कट गई। भाई टू से टू ये कट गया, एल से एल ये कट गया, पूरा पूरा ये कट गया। तो इसका मतलब रेशो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ठीक है। तो उसने अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है खुद ही कि ब्रेथ अगर सेम है और लेंथ अगर ट्वाइस है, तो इसका मतलब इनका रेजिस्टेंस उस चीज के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा है।
तो रेशियो क्या आ जाएगा? तो रेशियो आ जाएगा 1:1। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास रेजिस्टेंस का रेशियो 1:1। तो मतलब अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये तो बस मैंने क्वेश्चन करवाया है कि चलो ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते। अब जो मेरे पास क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। मान लो एक आपके पास वायर है जिसका एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, और इसकी एक अपने आप में लेंथ है, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो दे रखा है मुझे 16 ओम, ठीक है। तो अब हमने इसको चार पार्ट्स में कट कर दिया, 1 2 3, इस तरीके से वो चार हिस्सों में बढ़ चुका है। सो वी हैव कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो अब इन दोनों पार्ट्स को हमने स्ट्रेच करा सेम लेंथ में। मान लो इसकी जो लेंथ थी ना, तो जो एक छोटा सा पार्ट निकल के आया, ठीक है। तो जो छोटा सा पार्ट था उसको हमने खींच दिया, और खींचने से इतना स्ट्रेच कर दिया जितनी इसकी ये लेंथ थी खींचने से। तो हमने इन चारों को खींच दिया, ठीक है, और फिर हमने इनको पैरेलल में लगाया। तो जो हमने पैरेलल में लगाया था वो आपको बताना है कि जो पैरेलल में लगाने से मेरे पास इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे पास ये एक वायर थी जिसकी लेंथ एल थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, ठीक है। तो उसका जो रेजिस्टेंस था वो 16 ओम था। हमने उसको चार हिस्सों में बांट दिया। अब जो छोटे छोटे हिस्से निकल के आए उसको भी हमने खींच के उसी लेंथ के बराबर कर दिया, और फिर हमने उसे पैरेलल में लगा दिया। तो पैरेलल में लगाने के बाद नेट रेजिस्टेंस कितना आया हमें ये निकालना है। आई होप सबने क्वेश्चन सुना ध्यान से। देखो, अब ये जो एक वायर थी तो इसका रेजिस्टेंस 16 ओम था। अब जब इस वायर को काट के हमने मतलब एक तरह से इस तरीके से मान लो ये चार छोटे छोटे हिस्सों में कर दिया, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी तो फिर बढ़ गया होगा, क्योंकि चार छोटे छोटे हिस्से करें तो इसका भी रेजिस्टेंस 4 ओम बचा, इसका भी 4 ओम, इसका भी 4 ओम, और इसका भी 4 ओम, राइट। क्योंकि चारों को मिलके 16 था, तो अगर हमने चार हिस्सों में काट दिया तो 4 ओम ही तो बचा, राइट, क्योंकि लेंथ 1/4 हो गई, एरिया तो क्रॉस सेक्शन तो वही रहा। तो लेंथ के 1/4 होने से तो इन सबका रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, 1/4 हुआ। अब आपने इस छोटे से को, जिसका रेजिस्टेंस 4 था, उसने आपको इसने मतलब उसको आपने खींच के इस एल के जितना ही कर दिया। अब अगर आपने एल उतना ही कर दिया है तो ऑफ कोर्स सी बात है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और कितना हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब दो A/4 नहीं हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही रहता है ना। जैसे कुछ लोग च्युइंगम खाते हैं तो उसे खींच लेते हैं, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो तो कम हो जाएगा ना। तो अब इसका एक का नया रेजिस्टेंस कितना बनेगा देखो। तो देखो, आ, अगर मैं बात करता हूं तो देखो एल तो मेरे पास, ये तो एल तो भी आपने चलो कर ली, ठीक है। और अब आपने एरिया को भी क्या कर दिया है, 1/4 कर दिया है खींचने से। तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है भाई, ये 4 ऊपर आ गया। तो ये क्या बचेगा मेरे पास, रो एल अपॉन में ए। तो रो एल अपॉन में ए, और ये रो एल अपॉन में ए किसने के बराबर है। तो भाई ये तो 4 ओम था ना, 4 ओम था। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम हो गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम हो गया है तो ये कितने का हो जाना चाहिए। देखो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे कि हमें पता है अगर आपने एक छोटा सा जो वो निकल के आया है, ठीक है। तो हमें पता है वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कुछ भी करो, उसे स्ट्रेच करो चाहे उसे आप कंप्रेस करो। तो मान लो मेरे पास एक नया एरिया है, नया लेंथ है, और ये मेरे पास ए एल है, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहता तो यहाँ से मेरे पास क्या रेशियो आएगा, ए डैश अपॉन में ए इज इक्वल टू एल अपॉन में एल डैश। तो अब जो मेरे पास अगर मैं एरिया का रेशियो निकालता हूँ तो जो नई लेंथ आई है, वो जो नई लेंथ आई थी हमने क्या करी, L/4 कर दी थी, ठीक है। तो मतलब एक तरह से जो L थी वो L/4 थी, लेकिन अब जो मेरे पास नई लेंथ आई है मतलब L/4 वो छोटा सा था, L/4। अब आपने इसे खींच के L टाइम्स कर दिया है, ठीक है। तो ये L से L कट गया तो मेरे पास एरिया का भी रेशियो क्या आया, 1/4 आ गया। इसका मतलब ये नया एरिया अपॉन में पुराना एरिया, ये भी मेरे पास 1/4 आ गया, ठीक है भाई। तो अगर अब मैं रेजिस्टेंस का रेशियो लेता हूँ, रेजिस्टेंस, ठीक है, पुराना अपॉन में नया, तो ये क्या आएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रो से रो कट जाता है, एल अपॉन में ए डिवाइड बाय एल डैश अपॉन में ए डैश। तो अब एल अपॉन में ए करेंगे तो एल अपॉन में ए क्या हुआ है,
तो देखो, अगर मैं एल अपॉन में रो एल अपॉन में ये देखता हूँ तो इसका, आप इसको रो के रो लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये पुराना वाला रेजिस्टेंस का मतलब क्या है भाई, जिसको आपने काटा था छोटा सा, उसका रेजिस्टेंस कितना था? अभी 4 बताया था ना मैंने, क्योंकि 16 को 4 में बांटे तो ये 4 बचा। ठीक है भाई, ये 4 बचा। ठीक है। और ये नीचे वाला कितने का बचा फिर? तो ये एल डैश अपॉन में ए डैश है। तो अगर ये एल डैश अपॉन में ए डैश है तो देखो, तो ये भी तो मेरे पास 1/4 ही हुआ। अगर थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन अगर है, तो हमारे पास भाई दोनों ही चीजें हैं, तो मेरे को रेशो बेसिकली चाहिए। मेरे को आर डैश निकालना है कि नया वाला आर डैश कितना हो गया। तो नया वाला आर डैश कितना हो गया, तो वो हो जाएगा हमारे पास, इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो रो से रो जो कट ही जाता है, तो ये बचेगा मेरे पास एल अपॉन में ए, और ये वाला है मेरे पास एल डैश अपॉन में ए डैश। तो हम एक रिलेशन बनाते हैं एल अपॉन में एल डैश, ऐसे कर सकते हैं ना सिंपल मैथमेटिक्स। इसे एक उधर ले आओ, ए डैश अपॉन में ए। तो ये एल डैश अपॉन में एल डैश तो हम निकाल ही चुके हैं, ये 1/4 के बराबर है। और ए डैश अपॉन में ए भी निकाल चुके हैं, ये भी 1/4 के बराबर है। तो 1/4 कितना हो गया? 1/16 हो गया, राइट। इसका मतलब जो मेरे पास निकल के आया, पुराना रेजिस्टेंस अपॉन में नया रेजिस्टेंस, इट इज इक्वल टू 1/16। ठीक है। लेकिन हमें क्या पता है कि जो आर है, जो छोटी सी वायर थी ये, जिसको आपने कट कर दिया था, तो इसका एक का 4 ओम था। तो अब हमने उसकी अगर लेंथ को बढ़ा दिया तो वो कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब इस आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4। तो ये 16 भी तो चले जाएगा, तो ये आर डैश कितना आ जाएगा? तो ये आर डैश कितना आ जाएगा? 16 4 जा 64। इसका मतलब ये जो आपने एक छोटे से डिब्बे को स्ट्रेच किया है, तो छोटे से डिब्बे, छोटे से वायर को जो आपने स्ट्रेच करा है, तो पहले वो 4 का था, अगर अब आपने उसकी लेंथ को बढ़ा दिया है, ठीक है, तो लेंथ लेंथ को बढ़ाने से अब वो 64 टाइम्स हो गया है। ठीक है, क्योंकि वो 4 पहले खुद का था। तो अगर 4 अब पहले खुद का था, तो एक तो आपने उसकी लेंथ बढ़ा दी, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम कर दिया। यही तो रिलेशन भी होता है हमारे पास। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एल अपॉन में ए है, एक तो आपने लेंथ को बढ़ा दिया, लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया, और एरिया A/4 हो गया, तो 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64 ही तो होगा। सिंपल है ना भाई? इसको, ये तो मैंने इक्वेशन से करा है, लेकिन आप चाहो तो खुद सोच सकते हो, सिंपल सा लॉजिक है। आपने एक बड़ी वायर को 4 हिस्सों में तोड़ा था, तो इस फिर एक हिस्से का कितना बना था? 4 ओम बना था। ठीक है भाई, 4 ओम बना है। लेकिन अब आपने इसी वायर को लंबा कर दिया, मतलब आपने इसकी लेंथ को ये 4 टाइम्स कर दिया, राइट। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/4 हो गया। तो अब नया वाला रेजिस्टेंस कितना आएगा? भाई ये वाला रेजिस्टेंस कितना था? 4 ओम। तो अब नया वाला कितना होगा? रो तो रो ही रहता है। तो लेंथ कितनी हो गई है? 4 टाइम्स। एरिया कितना हो गया? A/4 टाइम्स। तो ये 4 4 जा ऊपर आ जाएगा, तो 4 4 जा 16 रो एल अपॉन में ए। और ये रो एल अपॉन में कितने के टाइम्स है? पुराने वाले के। तो ये कितना हो जाएगा? 16 इंटू में 4, तो ऐसे करके भी तो 64 आया। समझ रहे हो ना? क्योंकि लेंथ भी आपने बढ़ा दी जिससे रेजिस्टेंस बढ़ता है, और आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम कर दिया जिससे भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्योंकि जितना कम एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो दोनों ही फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, तो 64 ही तो हो गया। इसका मतलब अब आपके पास ऐसे 4 रेजिस्टेंस हैं जिसको आपने पैरेलल में लगाया है। तो अब पैरेलल में लगाया तो कितना हो जाएगा? मैंने हमेशा बता रखा है फॉर्मूला, जितनी ब्रांच होती है उससे डिवाइड कर देते हैं अगर वो सेम सेम है तो 64 अपॉन में 4 कितना आ जाएगा आंसर? 16 ओम। ठीक है। तो अगर आप पैरेलल में लगाओगे, 1/64 प्लस 1/64 प्लस 1/64 प्लस 1/64, तो वो कितना हो जाएगा? 64 अपॉन में 4, इसका मतलब 16 ओम। बहुत सिंपल। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा रहा हूँ। एक वायर थी जो कि 16 ओम की थी, ठीक है। अब अगर ये 4 हिस्सों में बड़ी है, तो ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, और ये भी 4 ओम, राइट। अब इस वाली वायर को इन्होंने क्या करा? स्ट्रेच कर दिया, इतने ही स्ट्रेच कर दिया जितनी वो थी, सॉरी, ठीक है। तो वो पतली, तो वो पतली हो गई होगी। अब जब वो पतली हो गई होगी, तो इसका मतलब एरिया कितना हो गया? 1/4 टाइम्स, और इसकी लेंथ कितनी हो गई होगी? फिर से, जैसे इसकी लेंथ तो मान लो L है, मान लो राइट नाउ,
तो अब इसकी लेंथ कितनी हो गई होगी 4 टाइम्स। तो इसका मतलब ये जो वायर एक जो खिंच गई है, तो नया रेजिस्टेंस कितना बना इसका, भाई इसका तो 4 ओम है ये। तो अब ये वाली वायर का रेजिस्टेंस कितना बनेगा, तो रो 4 टाइम्स 4L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया 1/4। तो ये A/4, मतलब ये वाला 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 4 जा 16 हो गया ना, 16 रो L/A, राइट। और ये जो अभी हमने करा था ये 4 ओम जो आया था, ये जो वायर थी 4 ओम, तो यही तो इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो इसका मतलब यही तो एक तरह से है रो L अपॉन में A। तो इस रो L अपॉन में A जो कि अपने आप में 4 के बराबर है, तो क्या मैं वैल्यू पुट कर दूं, या ऐसे तो क्वेश्चन करे हैं हमने बहुत सारे रो L अपॉन में, तो इसकी जगह पे मैं 4 लिख सकता हूँ ना। तो इसका मतलब 16 इंटू में 4, ये कितना हो गया 64। क्यों, क्योंकि आपने लेंथ भी बढ़ा दी तो उससे भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आपने एरिया क्रॉस सेक्शन भी कम कर दिया उससे भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो दोनों इफेक्ट एक साथ काम लाएंगे ना, तो 64 हो गया। अब ये 64 64 64 आपने पैरेलल में लगाया है, सारे 64 है और चार वो है, तो ये 64 डिवाइड बाय 4 तो आ जाएगा 4 ओम रजिस्टर, सॉरी 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 16 16, ठीक है। तो 16 ओम रेजिस्टेंस आ गया, पूरा नेट इफेक्ट जो आपने पैरेलल में लगाया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी एग्जाम में आते हैं, सिचुएशन को बारीकी से देखना होता है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं अपने इसी सेशन के लिए, यूट्यूब के लिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम और लेते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो फाउंडेशन के लिए इतना ही, ठीक है ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।